हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चला हुआ है लेसन 4। ठीक है, तो इसमें बताया गया केयर ऑफ ईयर। तो कान की जो हमारी जो केयर है, देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कान जो है वो इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी का। तो ये हमारा नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ हियरिंग, ये सुनने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बट ये हमारी बॉडी में क्या बनाता है, कंप्लीमेंट्स यानी कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। लेवल तो जो अगर इसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, इंजरीज हो जाए, हमारे नोज थ्रोट रेडी टू स्प्रेड टू द मिडल ईयर एंड द कोज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो हमारे गले में हमें कोई किसी प्रकार की ठंड, खांसी या जुकाम हो जाता है, तो इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे कान तक भी चला जाता है और कान के अंदर हमारी सूजन हो जाती है, जो कि जो कंडीशन होती है ये ओटिस मीडिया बोली जाती है। अगर कान के अंदर किसी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ठीक है, तो इसमें मोर फ्रिक्वेंटली जो होती है ये हमारे चिल्ड्रंस के अंदर हो जाती है, जवान बच्चों के अंदर भी हो जाती है। तो कॉमनर्स जो हमारे प्रेजेंटिंग साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं ईयर डिजीज, यानी कान के अंदर बीमारियां हो जाना, ईयर है, कान में दर्द होना, कान से किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो जाना होना, लिक्विड निकलना, कान के अंदर कोई बाहर की चीज चले जाना, तो वो हमारे इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और ईयर है यानी कि जो दर्द होता है कान के अंदर, वो किसी भी इन्फेक्शन और चोट लगने की वजह से भी हमारा हो सकता है। ठीक है, और दर्द भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो है हमारी जो इन्फ्लेमेशन है, हमारी सूजन हो जाएगी, जब कान में का दर्द होना, सूजन हो जाएगी, और भी ज्यादा सूजन जो एडिमा का रूप धारण कर लेगी हमारे कान के टिश्यूज के अंदर, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस स्पेस ऑफ द ईयर हैक में बी द क्वाइट सीवियर। तो बहुत ज्यादा जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होना संभव हो जाता है। जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है हमारा डिस्चार्ज, थोड़े दिन पहले या बहुत लंबे समय से डिस्चार्ज हो रहा कान के अंदर, पतला भी हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, और गाढ़ा डिस्चार्ज भी हो सकता है, थिकी क्यूरेंस भी हो सकता है। तो इसका जो जो कारण है हमारे डिस्चार्ज का, यूजुअली इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन हमारा ही रहता है। और किसी किसी केस में हमारा जो कान में क्या करना चाहिए, कान को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो बोरिक एसिड लोशन होता है उसके द्वारा कान को साफ करवाना चाहिए। और इसमें जो कि हमारा पाया जाता है सल्फेक्टामाइड से जो होता है ईयर ड्रॉप्स, वो हमारे कान के अंदर डलवाना चाहिए। और जो फोजस बॉडी होता है वो हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो हमारे जो वैक्स वगैरह के अंदर, एक्सेसिव वैक्स जो हमारे कान के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, फोजस बॉडी से जाकर के चिपक जाते हैं, तो चिमटे वगैरह से या किसी भी सीरिंज वगैरह से उनको निकलवाना चाहिए, रिमूव करवाना चाहिए हमारे कान के अंदर से। अब कान की जो केयर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें कंपैरिजन की ये सबसे पहले तो हमें कान को साफ सुथरा रखवाना चाहिए, रिमूव करवाना चाहिए एक्सेसिव वैक्स जो हमारे कान के अंदर हो जाती है, बड़ी सावधानी से उसको साफ कराना है। वैक्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ईयर ड्रम्स को। ठीक है, जो डस्ट होता है, फोजन्स बॉडी और सब्सटेंसेस जाते हैं तो उनको वहीं पर चिपका लेता है और ईयर ड्रम्स को हमारे सेफ रखता है। और वैक्स जो है अगर वो हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, सॉफ्ट जो सोल्यूशंस होते हैं अपने कान के अंदर, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स उसके डलवाने, जैसे कि एल्वेज डलवा लेते हैं, ग्लिसरीन डलवा लेते हैं, दिन में 2 बार डलवा लो एक हफ्ते के अंदर। तो उसमें वो क्या होता है, फिर वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती है और रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। आपने रोकथाम करनी है, वाटर एंटरिंग द ईयर ड्यूरिंग बाथिंग, नहाते समय आपके कान के अंदर पानी ना जाए। और प्रोटेक्शंस करनी है अपने ईयर की, अपनी एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, यानी कि बहुत ज्यादा जहाँ पर शोर शराबा होता है वहां आपने नहीं जाना है या बच के रहना है। प्रिवेंट करना है आपने ट्रीटिंग ऑल द नोज ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, तो आपने रोकथाम करनी है कि आपको किसी भी तरीके का नाक का या गले का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है रेडी टू स्प्रेड ऑफ द मिडल ईयर, तो ये मिडल ईयर तक फैल जाता है और कारण बनता है ऑस्टिक मीडिया, यानी कि कान के अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टीचिंग गुड हैबिट, आपने अच्छी अच्छी आदतें आपने सीखनी है बच्चों को या बड़ों को, शुड बी द टॉट, तो बड़ों को या बच्चों को आपने सिखाना है नोट टू पुट पेंसिल मैचेस से एंड द फोजन्स बॉडी, तो अपने कान के अंदर ना कोई पेंसिल डालनी है, ना माचिस की तीली डालनी है, और ना ही कोई बाहर का पदार्थ आपके कान के अंदर डालना है। पर्पज द क्लीनिंग ऑफ द स्क्रैचिंग, तो कई बार हम अपने कान को साफ करने के उद्देश्य से अपने कान के अंदर ये चीजें डालते हैं जो कि कान के अंदर स्क्रैच आ जाते हैं। तो इंसेक्ट में आल्सो इंटर द ईयर ऑफ एक्सीडेंटली, और एक्सीडेंटली अगर कोई मच्छर मक्खी आपके कान के अंदर चला जाता है तो शुड बी किल एंड द इंसेक्ट ऑफ द सिप्रेट इनटू द ईयर बिफोर रिमूव, तो अपने कान के अंदर सिप्रेट डालेंगे ताकि वो मक्खी या मच्छर जो मर सके और फिर आपके कान से उसको अच्छी तरीके से बाहर निकाला जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें आ गया कि अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो स्लीप पैटर्न है वो भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ द स्लीप रिक्वायर्ड द वेरियस, तो ये जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है ये रिक्वायर्ड के हिसाब से हो सकता है, अभी के एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें टेम्परामेंट जो भी होता है हमारा इंडिविजुअल्स का, तो वो उसमें हो सकता है कि किस एज में कितनी नींद लेनी चाहिए, मेल है फीमेल है या फिर वहाँ का वातावरण कैसा है। तो इसमें जो इन्फेंट होता है अंडर 2 मंथ, वो 1 महीने का जो इन्फेंट होता है वो ऑल टाइम स्लीप ही करता रहता है, वो सोता ही रहता है, उठेगा, दूध पिएगा और अपना यूरिन पास आउट करेगा, फिर से सो जाएगा। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन होते हैं 12 से 14 घंटे हमारे जो है सोते रहते, सोने के जो स्लीप पैटर्न है वो उनका होता है। स्कूल में जाने वाले बच्चे 9 से 10 घंटे सोने का पैटर्न रहता है, और जो एडल्ट पर्सन हो जाते हैं 7 से 9 घंटे उनका जो स्लीप पैटर्न पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना, और टाइम के अकॉर्डिंग भी उनका स्लीप पैटर्न हो सकता है, बीमारी के हिसाब से, स्वस्थता के हिसाब से, अगर इन्वायरमेंट बहुत ठंड का है तो ज्यादा स्लीप पैटर्न जो है वो लंबा भी हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा स्लीप पैटर्न जो है वो पाया जाता है।
तो अभी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो हमारी एक्सरसाइज आती है। तो इसमें जो बेसिक फिजिकल फिटनेस जो है वो हमारी सारी की सारी आ जाएंगी। जैसे कि टोन अप मसल्स को टोन अप करने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है हमारा ब्लड लिम्फ सर्कुलेशन, यानी कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, लिम्फ का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और इम्प्रूव होती है हमारी हार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है काम करने की वो भी बढ़ती है, वेंटिलेट बढ़ता है हमारा लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का आना जाना बढ़ता है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी बढ़ती है, और हमारी भूख जो है वो सेटिंगलेट हो जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, प्रमोट हो जाता है हमारा एक्सक्रीशन से, यानी कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं किडनी और स्किन के जरिए, इनके स्किन के जरिए पसीने के जरिए निकलेंगे, किडनी के जरिए यूरिन और फेकल्स जो हमारे निकलते हैं। स्पीड अप होता है हमारा बर्निंग द ग्लूकोज बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितना फैट शुगर जो कार्बोहाइड्रेट जमे हुए हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं कार्ब्स हमारे। और इसमें शार्पन्स मसल्स, और जो हमारी मेंटल कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाता है, यानी कि हमारी मसल्स और हमारा ब्रेन जो है बहुत ही अच्छे से काम करेगा, बहुत ही एनर्जेटिक हम हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हम हो जाएंगे। और फैसिलिटीज जो रिलैक्सेंस होते हैं हमारी सोना, रेस्ट को, स्लीप को रिलैक्स करने का काम करेगा, और ये प्रोवाइड करता है हमारा इमोशनल जो टेंशन होती है उसको दूर करने का काम करेगा, यानी कि जो एक्सरसाइज का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात हो रही है। और फैट जो है वो जो फैट वगैरह होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है हमारी एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज जो है उसको प्रमोट किया जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप, टीम सेपरेट ऑफ द सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी सभी तरीके से सभी चीज़ों में हेल्प करती है, हमें फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज जो है वो एक नेसेसरी पार्ट है हमारी बॉडी का, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा फिर लेंगे हम न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो होता ही कैसे, न्यूट्रिशन के बगैर तो एक्सरसाइज भी नहीं लगती, और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन हो वो भी नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल ही आधार है हमारा अच्छी हेल्थ के लिए, बिल्कुल सबसे बड़ा आधार हमारा न्यूट्रिशन से होता है। और जो हमारी इल हेल्थ होती है इंडिया के अंदर, जो हमारे डेवलप कंट्री है उनके अंदर सिर्फ पुअर न्यूट्रिशन की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसी पे काम करना है। डेली डाइट शुड बी कंटेन ऑफ ऑल फूड फैक्टर, तो डेली रूटीन में हम जो भी चीजें हमारी लेते हैं तो सारा फूड का जो कंटेंट होता है वो हमारा, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, और पानी जो है वो कितना लेना है, करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए चीजें भी, कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितना प्रोटीन दिन में, और कैसे पेशेंट को कितना फैट और कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने, किस पर्सन की कैसी कंडीशन है, कितनी एज है, किस तरीके की उसको प्रॉब्लम है, कितनी हाइट और वेट है, उसी के हिसाब से हमने ये पर्टिकुलर चीजें या डाइट जो है वो लेनी चाहिए, तभी हमारे लिए न्यूट्रिशन अच्छा काम करेगा। डाइट शुड डिस्प्लाई ऑफ द कैलोरी ऑफ एनर्जी नीडेड, तो जो हमारी कैलोरीज होती है वो हमारी एनर्जी की जो बॉडी में जो एनर्जी की जरूरत होती है तो उसके लिए हमारी कैलोरी की सप्लाई की जाती है। और इसमें जो जो डिस्कस किया गया है सब्जेक्ट को, गिवन जो हमारा 13 लेसन आएगा उसमें पूरा न्यूट्रिशन का लेसन है, तो उसमें सारा का सारा डिस्कस किया गया, वहां पर हम सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक, इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसको कैसे अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन को अगर आप अवॉइड करेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपने इंप्रूव करनी है सबसे पहले अपनी डाइट को। कॉन्स्टिपेशन का तो पता ही होगा, कब्ज की जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ईटिंग फूड ऑफ द कंटेनिंग ऑफ दरब, तो आपने रेशेदार खाना जो है लेना है, ग्रीन पत्ते हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये शामिल करेंगे, और जो हमारे सेलोज वगैरह का जो फूड है वो भी शामिल करेंगे, और सेटिंगेट करेगा आपकी जो पैरासाइटिक मूवमेंट्स होती है उसको रिलीव करेगा हमारी कब्ज की समस्या को। फ्लूइड आपने लेना है, आपने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लेना है जो कि हेल्प करता है रिलीविंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है। आपने एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे आप टोन अप वाली, जो कि हमारे एब्डोमिनल्स और हमारी इंटेस्टाइनल जो मसल्स होती है उनकी जो पैरासाइटस मूवमेंट्स होती है उनको भी ठीक करेगा। पेरिस्टालसिस जो प्रॉब्लम्स जो पैरासिस जो हमारी चीजें होती है उनको ठीक करेगा, जो कि हमारी मूवमेंट कराने का काम करती है मसल्स को, जो कि रेगुलर हैबिट होती है हमारी वो ठीक करेंगे। हैबिट जो हमारी रेगुलर होती है, डिफेक्शन शुड बी द कल्टिवेटेड या सच हैबिट ऑफ द बेस्ट ऑफ एक्वायर्ड अर्ली इन लाइफ। ठीक, तो अपनी आदतों को तो आपने सुधारना ही सुधारना, जब आपने डेली रूटीन में आपकी खाने की, उठने की, एक्सरसाइज की, जब आपने अच्छी हैबिट अपनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम इसमें आगे।